हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज स्टार्ट करते हैं, इंट्रो हम देख चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है? व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स है क्या? तो आपने बचपन से इन चीजों के बारे में पढ़ रखा है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी डेली लाइफ के इवेंट्स आपके चारों तरफ इस तरह से होते हैं कि आप इनको फील कर पाते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, है ना, इसी में हम देख रहे हैं व्हाट इज फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स के इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो पहले चीज, डेफिनेशन करने से पहले हम देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें फोर्स जो हम जनरल वर्ड यूज करते हैं कर सकता है। एक फुटबॉल है, मैं किक मार रहा हूं, क्या मैं फोर्स लगा रहा हूं? यस। मुझे एक डोर ओपन करना है, क्या फोर्स लगाने की जरूरत है? यस। मुझे डोर क्लोज करना है, क्या फोर्स लगाना पड़ेगा? यस। ड्रॉर खोलनी है, क्या फोर्स पुश करना है या पुल करना है? क्या फोर्स लगाना पड़ेगा? तो ड्रॉर को मुझे पुश करना है या पुल करना है? डोर को पुल करना है या पुश करना है? आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स। अच्छा, मुझे मान लीजिए क्या माने कि लेट सपोज ये एक मैच स्टिक है मेरे पास। तो अब यहां पर मैं इस पर फोर्स लगा करके देखना चाहता हूं। ठीक, ये लगाया मैंने फोर्स, क्या इसका साइज चेंज हो गया? क्या बाय अप्लाइंग फोर्स इट्स साइज हैज बीन चेंज्ड? यस, बिल्कुल ठीक। क्या सब में ऐसा हो सकता है? क्या सब में ऐसा हो सकता है? क्या मान लीजिए ये रॉड है, ये मैं फोर्स लगा रहा हूं, नहीं हो रहा। फोर्स तो लग रहा है लेकिन इसका साइज चेंज नहीं हुआ, उसका चेंज हो गया। अच्छा, और देखें साहब, यहां पर कुछ और चीजें देखें तो क्या और पॉसिबल हो सकता है हमारे पास। मान लीजिए ये पेपर है, ये पेपर किस शेप का नजर आ रहा है आपको? रेक्टेंगल। क्या इसका शेप रेक्टेंगल से चेंज हो गया? क्या साइज भी चेंज हो गई? फोर्स ने शेप एंड साइज चेंज कर दी। उसी की जगह मैं यहां पर इसका शेप चेंज करना चाहूं, शेप चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये इसका साइज चेंज हो जाएगा। ठीक, कुछ सिचुएशन में शेप चेंज होता है, कुछ में नहीं होता। ये मान लीजिए मेरे पास डस्टर है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, शेप साइज चेंज नहीं होता। ओके, अब मान लीजिए कि ये डस्टर यहां पर है मेरे हाथ में, अभी कैसा है? ये रेस्ट पर है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, क्या होगा? ये रेस्ट पे बना रहेगा। मैंने पीछे से इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, क्या इसके अंदर मोशन स्टार्ट हुई? क्या हो गई सर? इसका मतलब क्या ये बोलते हैं कि फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, उसके अंदर मोशन क्रिएट की जा सकती है। इट मींस द फोर्स में मेक द ऑब्जेक्ट इन मोशन। बिल्कुल। क्या कंपलसरी है? क्या ये अभी पूरी बॉल रेस्ट पर है, मैं फोर्स लगा रहा हूं, क्या मूव कर रही है? अच्छा, इसका मतलब एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फोर्स लगाया, जो बॉडी रेस्ट पर थी उसमें मोशन स्टार्ट हो गई। किसी बॉडी पर रेस्ट, जो रेस्ट पर थी उस पर फोर्स लगाया, वो उस मोशन में नहीं है। अच्छा, मान लीजिए ये इसी सीधी डायरेक्शन में चल रहा है और मैंने इधर से फोर्स लगा दिया, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक साइकिल जा रही है और एक स्कूटर या बाइक वाले ने उसको हिट कर दिया, ऐसे सीधा जा रहा था और हिट ऐसे कर दिया, क्या उसकी स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगी उस फोर्स के कारण? बिल्कुल हो जाएगी। एक ट्रक जा रहा है और साइकिल वाला उससे हिट हो गया, क्या ट्रक की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? क्या उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी? इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में फोर्स ने स्पीड चेंज कर दी, कभी ज्यादा भी हो सकती, कभी कम भी। कैसे? आप आगे चल रहे हो, आपका मतलब कोई भी व्हीकल आगे चल रहा है, पीछे से हिट कर दे तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? इंक्रीज। और इधर सामने से चल रहा है, सामने से हिट किया जाए, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसका मतलब कुछ सिचुएशन में फोर्स स्पीड को चेंज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। कुछ सिचुएशन में मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कुछ सिचुएशन में, हमेशा हो जरूरी नहीं। कुछ सिचुएशन के अंदर ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसको वो मोशन में ला सकता है। कुछ सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट मोशन में
उसको क्या रेस्ट पे ला सकते हैं क्या? ये आ रही है और यहाँ से दीवार से हिट हो गई और हिट होकर के वहीं पे रुक गई, मोशन रुक गई, शेप और साइज चेंज हो गया। तो इसका मतलब, और ये सारी की सारी चीजें, चाहे मैं ड्रॉअर खोल रहा हूं, डोर ओपन और क्लोज कर रहा हूं, ठीक है, अलमीरा ओपन क्लोज कर रहा हूं, किक मार रहा हूं फुटबॉल से, यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये सारी की सारी पुश और पुल की फॉर्म में ही नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो इसका मतलब अगर इन्हीं सभी इवेंट्स को समराइज कर ले तो हमारे पास डेफिनेशन आ गई फोर्स की। अच्छा, ये कहां पे लग रहे हैं? इनके अंदर जाकर के लगा रहे हो कि बाहर से ही लगा रहे हो? ये सब ऐसा तो नहीं है ना कि इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जाकर के मैं फोर्स लगा रहा हूं, नहीं, बाहर से लगा रहा हूं। और कौन लगा रहा है? बाहरी कोई फैक्टर। बाहरी फैक्टर कौन है? मैं। किक मार रहे हैं तो वो लाइक, सो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी है। एजेंसी मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट पर एक इफेक्ट सप्लाई कर रहे हैं। कौन सा इफेक्ट? फोर्स वाला इफेक्ट। तो ये एक एक्सटर्नल एजेंसी कर रही है। और किस टर्म्स में कर रही है? या तो पुश कर रही है या पुल कर रही है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसको रोकना है तो आप उसको, गाड़ी आगे जा रही है, वो आगे ना जाए उसको आप पीछे खींचते हो, अपनी तरफ पुल करते हो। तो इसका मतलब इन सबको अगर मैं समराइज करूं तो क्या मिलेगी कि फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंसी है जो हमेशा पुश और पुल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और उसके वजह से या तो ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है, रेस्ट पर था, वो मोशन में आ सकता है, या मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ सकता है, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन एंड स्पीड को चेंज किया जा सकता है, या फिर इसकी शेप और साइज में चेंज किया जा सकता है, या इन सभी चीजों को नहीं भी किया जा सकता। अगेन आई रिपीट इट, force is that external agency which is always present in the form of push and pull, due to which any object may or may not come to the rest if it was initially moving, or it means force, it may make the object move if it was at rest, it may or may not। तभी में क्या आ जाएगा? मे और मे नॉट। जनरली बुक्स में मे ही लिखा हुआ होता है कि हो सकता है, लेकिन मैं दोनों चीजों का आपको एग्जांपल समझाया, ठीक है। इट मे और मे नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट मे और मे नॉट चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इधर इट मे और मे नॉट इंक्रीज द स्पीड और डिक्रीज द स्पीड, इट मे और मे नॉट चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब मैं नॉट वाला फैक्टर को हटा करके एक सिंपल लैंग्वेज वही बताता हूं जो बुक की लिखी हुई है, जिससे आपको भी इजीली याद हो। Force is that external agency which is always present in the form of push and pull, due to which it may either make the object move if it was initially at rest, or it may stop the moving object, or it may change the speed of an object. That means it may increase or decrease the speed of an object, or it may change the direction of an object, moving object, or it may change the shape and size of object. Five factors. Five factors. क्या क्या five factors? It may make the object in motion if it was initially at rest. It may stop the object which was initially moving. It may change the direction of moving object. It may increase, decrease the direction, or increase, decrease the speed. Speed may change. And fifth, shape and size change. So, definition of force. So, और कैसी है ये? एक्सटर्नल फॉर्म में लग रहा है। तो फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेंसी which is always present in the form of push and pull, due to which either it may make the object move if it was
इनिशियली एट रेस्ट और it may stop the moving object or it may change the direction of moving object or it may change the speed of moving object or it may change the shape and size of an object. So यही इफेक्ट है जो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे. So this is the complete definition of force. हमने किया क्या? कुछ नहीं किया. जो इवेंट्स हमारे सराउंडिंग्स में हैं हमने उनको देखा, उनकी एक्नॉलेजमेंट ली कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उनको एक्नॉलेज किया और उसके बेस पर थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशंस करते रहे और उन सबको समराइज कर दिया और हमारे पास आ गई डेफिनेशन. रटने की कोई जरूरत नहीं. तो आप जब अपने नोट्स बनाए तो आप बिल्कुल एज इट इज, ये मैंने नोट्स के हिसाब से ही लिख दिया है, तो आप बिल्कुल इस तरीके से लिखें प्रॉपर डेफिनेशन कि फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल ड्यू टू व्हिच ईदर इट में change the speed direction of moving object, it may make the object stop or it may make the object in motion if it was at rest or in motion in that way. ठीक है, तो ये सारी कुछ आप लोगों को it may change the shape and size of 5 फैक्टर्स होते हैं, लिख देना. ठीक है, फोर्स मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो गया. इनके कुछ एग्जांपल्स आप लिख देंगे. एग्जांपल टू किक अ फुटबॉल, to kick a football, to open a door, push the drawer. ठीक है, to pull the, क्या बोलेंगे, pull the door बोल दो, अलमीरा बोल दो. ठीक है, to hit the object, anything whatever you like, जो आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो. ठीक है, so this is what about force हो गया. जल्दी से अब करते हैं हम क्या कि फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स सभी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर है. देख लो, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स के अंदर एज इट इज लिखना है. ठीक है, So let's discuss now types of forces, जो हमने इंट्रो के अंदर बताया भी था कि हमें डिस्कस करने. तो सिर्फ इनकी नॉलेज सफिशिएंट है कि व्हाट आर बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस. तो फिर से एग्जांपल लेकर के समझते हैं. एक ऑब्जेक्ट है, एक चेयर मान लीजिए आप. ठीक है, इस चेयर को एक पर्सन इधर से पकड़ करके खींच रहा है और एक पर्सन इधर से पकड़ करके खींच रहा है. इधर से ये जो अपनी तरफ पुल कर रहा है, लेट सपोज ये लगा रहा है 10 न्यूटन. अच्छा, एक चीज बताना रह गया था. फोर्स वैसे तो पता ही है आप लोगों को कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ठीक है, सिंबल इज कैपिटल एन. यानी फोर्स को हम जिस वैल्यू में मेजर करेंगे वो है न्यूटन. फॉर एग्जांपल अगर मास को आप केजी में मेजर करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को आप मीटर में मेजर करते हैं, ऐसे फोर्स को जिस टर्म्स में मेजर करना है वो है न्यूटन, आइजैक न्यूटन के ऑनर में. ठीक, तो एक पर्सन इसको 10 न्यूटन से इधर पुल कर रहा है और दूसरा पर्सन इधर की तरफ 10 न्यूटन से पुल कर रहा है. तो ये चेयर कहां जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, वहीं रहेगी.
थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, चेयर कहां जाएगी? मान लीजिए कि ये टूट नहीं सकती है ना, वरना कुछ कहेंगे सर टूट गई तो आधी आधी हो गई तो नहीं टूट सकती है ना, बहुत मजबूत है, ठीक है। लगभग ये मतलब ये मान लीजिए कि 1 लाख न्यूटन तक का ये फोर्स बेयर कर सकती है और आप तो 10 न्यूटन लगा रहे हो, तो क्या होगा? दोनों तरफ अब ये कहीं नहीं जा रही। अब और अब क्या हुआ? अब एक और पर्सन आ गया इनके पास सपोर्ट के लिए, और इसने भी 10 न्यूटन फोर्स इधर की तरफ लगाया, इधर की तरफ 10 न्यूटन इसने लगा दिया, और इधर की तरफ 10 न्यूटन पहले से ही लग रहा था, तो 2 फोर्सेस हो गए। इधर वाले ने भी उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली बुला लिया दूसरे को, और इसने भी 10 न्यूटन लगा दिया, यानी कि टोटल आपके पास 2 बंदे इधर हो गए, 2 बंदे इधर हो गए, या एक ही बंदे ने दोनों हाथों से लगाना स्टार्ट कर दिया, तो इधर की तरफ 10 न्यूटन एक और दूसरा 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन 10 न्यूटन, क्या हुआ? मूव करेगी क्या? नहीं करेगी। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसको इन जनरल समझिएगा, है ना, उसमें हम फोर्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर? एरोस की फॉर्म से। जैसे मुझे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स दिखाना है तो मैं एक एरो इधर बता दूंगा और इसको लिख दूंगा F इज इक्वल टू जो भी वैल्यू 20 न्यूटन, तो इसका मतलब हो गया इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो मैंने एक सिंपल कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है कैसा भी मान लो, इस पर मैंने एक F1 फोर्स लगाया, एक F2 फोर्स इधर लगाया, एक F3 फोर्स इधर लगाया, एक F4 फोर्स इधर लगाया। तो जल्दी से देखते हैं, अगर ये F1 की वैल्यू मान लीजिए 20 न्यूटन है, F2 की वैल्यू 20 न्यूटन है, डायरेक्शन दिख ही रही है आप लोगों को क्लियरली, और F3 ऊपर की तरफ लग रहा है मान लीजिए 30 न्यूटन का, और F4 लग रहा है 30 न्यूटन का। इसका मतलब क्या होगा? अब ये ऑब्जेक्ट कहां पे जाएगा अगर इनिशियली ये रेस्ट पड़ता तो ध्यान से देखें, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसकी टेंडेंसी उधर धक्का देने की, उधर पुश करने की, इसकी टेंडेंसी इधर पुश करने की, दोनों क्योंकि इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब ना ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं सकता, क्या वर्टिकल में मूव कर सकता है? इसकी टेंडेंसी है ऊपर मूव करवाने की, वर्टिकली अपवर्ड 30 न्यूटन से, इसकी टेंडेंसी है F4 की 30 न्यूटन से नीचे लाने की। फिर से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर जब हम F1 प्लस F2 कर रहे हैं तो ये दोनों मिलकर के 0 आंसर दे रहे हैं, क्योंकि एक तरह से F1 को अगर आप इसको प्लस का 20 लोगे, प्लस का 20 न्यूटन, तो उसमें F2 कितना ऐड करना पड़ेगा डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण? माइनस 20 न्यूटन। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये शुरू में बताया था मैंने आपको। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी रोल होता है। तो प्लस और माइनस क्या बता रही है? डायरेक्शन ही तो बता रही है। मैंने कहा ना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया तो ये डायरेक्शन उसके कंपैरिजन में जस्ट अपोजिट हो गई, तो क्या लोगे? माइनस। ठीक इसी तरह से ये प्लस वाई डायरेक्शन, ये माइनस वाई डायरेक्शन, तो प्लस का 30 और माइनस का 30। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, तो इसको जनरली हम क्या सिंबल दे देते हैं F या FR, अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हो तो, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स और जनरली वेक्टर क्वांटिटी तो उसको लिखते ऐसे, 9th में ही सीख जाए तो ज्यादा बेटर है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? FR वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे निकाला जाएगा तो उस पर लगने वाले जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस है उन सबका वेक्टर सम लिखना है आपको। वेक्टर सम का मतलब जब उन वेक्टर्स की वैल्यूज पुट की जाएगी तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको इंक्लूड करनी है। तो रिजल्टेंट फोर्स FR वेक्टर कैसे लिखोगे? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, वेक्टर किसको रीड कर रहे हैं? इस एरो को, ऊपर जो एरो लगाते हैं इसको रीड कर रहे हैं, ये तो गया F1 और इसको रीड करेंगे F1 वेक्टर, ठीक है। F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, ये रिजल्टेंट जितने भी फोर्स लग रहे हैं, 5 लग रहे हैं तो 5, सो ऑन, n फोर्सेस है तो n फोर्सेस। तो अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज लिखना चालू करूं तो अगर मैंने उस वैल्यू को कुछ नहीं दे रखा तो मैंने इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो ये प्लस का 20, प्लस 20 में प्लस इज डायरेक्शन, 20 इज मैग्नीट्यूड। F2 मैग्नीट्यूड 20, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस 20। F3 ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो प्लस का 30, और उसके कंपैरिजन में F4 अपोजिट डायरेक्शन में, जब भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो आप हमेशा एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव मान सकते हैं।
तो -30, फाइनल आंसर क्या गया 0। ये दो नहीं होते तो भी आंसर 0 ही आ रहा था, ये दोनों है तो भी आंसर 0 ही आ रहा है, ये दोनों जब नहीं है तो क्या हो रहा था, तब रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का सम आ रहा था और वो भी 0। क्या कुछ कॉमन चीज नजर आई? हाँ, क्या नजर आया कि भाई आप कितने भी फोर्स ले आओ, ये देखो मैंने और फोर्स बना दी, इधर की तरफ मैंने लगा दिया मान लीजिए F5 और इधर बोल दिया F6, मान लीजिए 100 न्यूटन और ये 100 न्यूटन, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही लाइन के अलोंग लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर से F5 और F6 भी एक दूसरे को कैंसिल कर डालेंगे। इसका मतलब जब भी रिजल्टेंट फोर्स आ जाए 0 तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सभी फोर्स को, ओवरऑल सभी फोर्सेस को बैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी मिलकर के एक दूसरे के बैलेंस फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को की पोजीशन को चेंज नहीं होने दे रहे। तो क्या मैं डेफिनेशन अब दे सकता हूं बैलेंस फोर्स की? बैलेंस फोर्सेस आर ऑल दोज फोर्सेस इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल सच फोर्सेस इज 0। if the resultant forces of all such forces acting on an object is 0, then all the forces involved or applied on an object are considered as balanced forces। ठीक है, if इसका मतलब अनबैलेंस क्या हो गए, अगर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स किसी भी एक के कारण कुछ भी है, एक में भी चेंज आ गया, 0 नहीं हुआ, तो ओवरऑल सबको हम क्या बोलेंगे, इन जनरल ओवरऑल डायरेक्टली क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। स्पेसिफिकली कुछ पूछ ले कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे कर दिया 70 न्यूटन, तो ध्यान से देखिए ये फोर्स और ये फोर्स तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये फोर्स और ये फोर्स भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन ये दोनों बैलेंस नहीं कर रहे। इसमें ज्यादा बड़ा वाला फोर्स कौन है, ऊपर, तो इसका मतलब नेट मोशन किधर की तरफ हो जाएगी, ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे ऑल 6 फोर्सेस आर अनबैलेंस फोर्सेस इन जनरल। हाँ, स्पेसिफिकली पूछे कि व्हाट अबाउट F1 एंड F2, दे आर बैलेंस फोर्सेस। व्हाट अबाउट F5 एंड F6, दे आर बैलेंस फोर्सेस। व्हाट अबाउट F3 एंड F4, they are unbalanced forces. What all are in this situation, if all 6 forces are applied on an object, then all these are in general unbalanced forces. Definition clear होगी? So what are balanced forces? What should be the definition? मैं definition repeat कर रहा हूं, आप लोग notes के अंदर लिखेंगे, ठीक है? What are balanced forces? All those forces acting on an object, all those forces acting on an object in such a way that their resultant force, that is the individual vector sum of all forces acting on an object, is 0। वापस बोल रहा हूं, all those forces which are acting on an object in such a way that their resultant force is 0, that is the vector sum of all individual forces acting on an object is 0, are called balanced forces, and all such forces whose resultant force is not equal to 0 are called unbalanced forces, and due to only unbalanced forces the position of an object can be changed. Otherwise position of an object cannot be changed if there is no unbalanced force. If all are balanced, position you can't change. What you can change? You can change shape, you can change size. इधर से फोर्स लग रहा है तो ये पिचक जाएगा, ठीक है, वेरी प्रीटी मच ऑब्वियस। ये टूटने वाली सिचुएशन में हो या स्ट्रेच हो जाए, शेप साइज में चेंज आ गया, लेकिन इसकी पोजीशन जो जहां था वो वहीं बना रहा है, पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अगर इसका पूरे का वेट या पूरे का मास इस जगह ए पे कंसीडर कर लूं, इस ए पॉइंट पे, इस पूरे का, तो ये ए पॉइंट कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा, भले इनके कितने भी छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर चले जाए, लेकिन ओवरऑल ए कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा। अगर ये सारे बैलेंस होंगे, इसको ए को मूव करवाने के लिए किसी न किसी अनबैलेंस फोर्स का होना जरूरी है। जब तक होंगे बैलेंस फोर्स तब तक ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मैं रेस्ट नहीं बोल रहा हूं, सब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रेस्ट में रहेगा, नहीं, पोजीशन में। मैंने कभी भी एक बार भी सिंगल वर्ड यूज नहीं किया कि हमेशा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, नहीं, पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। पोजीशन क्या हो सकती है, दो हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या ऑब्जेक्ट मोशन पे।
आप सोचो एक कार चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, उस पे साइमल्टेनियसली एक साथ इधर से भी और इधर से भी अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं और वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो क्या उसकी मोशन में चेंज आएगा, क्या स्पीड में चेंज आएगा कि नहीं? हाँ, केवल एक कार चल रही होती 20 मीटर पर सेकंड से, पीछे से मैंने ठोक दिया उसको 10 न्यूटन से, तो अचानक उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। पीछे से ठोका ना, स्पीड बढ़ गई। आगे से ठोका तो उसी की स्पीड कम होगी। लेकिन दोनों फोर्स एक साथ लगाए यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट जितनी मोशन से चल रहा है उतनी मोशन से चलता रहेगा। क्या प्रॉब्लम? ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है और एक फोर्स में सिर्फ 10 न्यूटन का इधर लगा दूं, तो इसकी मोशन आगे भी बढ़ेगा और ये नीचे भी जाएगा। लेकिन उसी टाइम पर एक दूसरा फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ 10 न्यूटन लगा दूं, तो ये अगर 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे। तो इस वजह से इसकी मोशन में चेंज नहीं आया। मोशन का मतलब पोजीशन में चेंज नहीं आया। पोजीशन का मतलब या तो रेस्ट पर था या मोशन में था, दो ही तो पोजीशन हो सकती। इधर आई कैन बी द रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू समवन, और I can be in motion with respect to someone with the particular frame of reference. So in that way, balanced forces will never change the position. They may change only shape and size. While to change the position of an object, what is required? Unbalanced force. Got it? इसी पर आगे चल के ये समझा, क्यों समझाया? एक और एग्जांपल पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं कि क्यों समझाया साहब मैंने। एक बुक टेबल पे रखी हुई है, ठीक है, तो ये रेस्ट पर है कि नहीं है? तो ये यहां पर अभी बैलेंस फोर्स कौन कौन है? अभी इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है क्या? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये अपना कुछ फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है अपने वेट के कारण, अपने मास के कारण। कितना फोर्स? अगर इसका मास हो m, आगे चल करके देखेंगे तो इसके वेट को काउंट किया जाता है mg। तो जितना ये फोर्स, मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 न्यूटन ही आ रही है, तो ये 10 न्यूटन से नीचे जाना चाह रही है, लेकिन जा नहीं रही, वहीं के वहीं रखी हुई है, इसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब कोई तो है जो इस 10 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है। वो कौन है? मेज, दिस टेबल। टेबल इज अप्लाइंग इक्वल 10 न्यूटन अपोजिट फोर्स। आप खुद सोचो, एक पेपर की टेबल बना लो और उसपे इतनी मोटी हैवी बुक, ये हैवी बुक साहब, ये रख दे, तो पेपर पे ठहर पाएगी नहीं? क्यों? क्योंकि वो टेबल, पेपर की टेबल, इसको नेसेसरी अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रही। लेकिन यही आयरन या वुड टेबल पे मैं रख दूं तो वो रह रही है, मेरे हाथ पे रख रखा है, तो मेरा हाथ दर्द करने लग जाएगा थोड़ी देर बाद, नो डाउट। लेकिन अभी ये नीचे नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि क्या मैं यहाँ पे, आप खुद करके देखो, आपने ये इसको उठा करके यहाँ रख दिया तो आपको फोर्स महसूस होगा, इसका वेट महसूस होगा अपने हाथ पर, और आप इसकी पोजीशन चेंज नहीं करने देना चाहते तो आपको कंटिन्यूएशन में पकड़ के रखना पड़ेगा। दैट्स अ गारंटी। यू कांट होल्ड इट फॉर 10 मिनट्स, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। आपके हाथ दर्द करना चालू हो जाएंगे। और ऐसे तो फिर भी ठीक है, ऐसे करके बिल्कुल सीधा रख करके आपके हाथ धीरे धीरे शेक करना चालू हो जाएंगे, करके देखिएगा, ठीक है। सो एक हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो एक हमेशा बैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। या नहीं दिख रहा ना, टेबल लगा रही है, अच्छा कोई कहते सर टेबल लगा रही है तो ये तो ऊपर उड़ जाना चाहिए। अरे भाई बैलेंस है ना, 10 न्यूटन ही लगा रही है, नीचे 10 लग रहा था तो उधर ऊपर भी तो 10 लग गया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, आंसर 0 हो गया। तो ऊपर कैसे जाएगी? ऊपर जाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती? ये 10 की जगह 12 लगा दे, 20 न्यूटन लगा दे, तब तो ये अपने आप हवा में उड़ जाए। तो सोचो अगर कभी कोई चीज हवा में ऊपर उड़ रही है अपने आप, इसका मतलब वहां पे अनबैलेंस फोर्स। ठीक, किसी भी चीज आप इधर से फोर्स लगाओ तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्यों? क्योंकि आपका फोर्स ज्यादा है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन था, शुरू में मूव नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ इस बुक को टच कर दूं, टच करने से कुछ नहीं होगा। ये मैंने रखी, ये सिर्फ टच कर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा, ये आगे नहीं कर रही। मेरे को इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये मेरे हैंड और इसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो उसको ओवरकम कर जाए। ठीक है, सो हमेशा एक अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है। क्या? ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए, चाहे रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये चीज भी हमें समझ में आ गई। कितनों को समझ में आ गई भाई? थोड़ा कमेंट वमेंट कर दीजिएगा, है ना। और लाइक वाइक तो करा करो यार, ठीक है, और इसको शेयर भी कर देना भाई।
चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आगे की कहानी पढ़ते हैं। हमने बैलेंस कर दिया, अनबैलेंस फोर्स कर दिया। अब क्या हुआ, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। ठीक है, देखिए साहब, अब हम कर रहे हैं गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो ने क्या बोला कि उसने पहले, मतलब काफी टाइम पहले की बात है, वो न्यूटन के टाइम की पहले की बात है, उसने कहा, उसने ये कह दिया साहब कि मान लीजिए ये टॉय कार है ना, टॉय कार, इसको अगर मैं एक फोर्स दूं 10 न्यूटन का, या कितने, मैं केवल सिंपल रखने के लिए 10 न्यूटन बोल देता हूँ यार, 10 न्यूटन कोई पेट वर्ड नहीं है, आप 20 मान लेना। F इज इक्वल टू 20 न्यूटन का फोर्स दिया और फोर्स दे करके इसको छोड़ दिया, होगा क्या, कुछ देर बाद ये रुक जाएगी, कुछ देर बाद रुक गई आगे जा करके। फिर मैंने 40 न्यूटन दिया, ये थोड़ी ज्यादा आगे जा करके रुक गई। 60 न्यूटन का दिया, कुछ देर आगे जाके रुक गई। तो गैलीलियो ने कहा यार ऐसे कैसे हो रहा है, इसका मतलब अगर मुझे इसको कंटिन्यूएशन में 20 मीटर पर सेकंड से चलाए रखना है, तब तो मुझे हमेशा इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे रे 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 सर क्या बोल गए आप, मैं नहीं बोल रहा हूं, गैलीलियो ने सोचा और आप भी सोचे, फिर से सोचे और फिर देखो कि कैसे इसके अंदर जादू होता है। जो आपने सोचा और मैंने सोचवाया और फिर उसके बाद क्या कहानी होती। तो जो मैं सोचवा रहा हूं उसको ढंग से सोचना कि गैलीलियो आप हो या गैलीलियो नहीं भी है तो वो क्या सोच रहा है, क्या आप गैलीलियो से एग्री कर रहे हैं। गैलीलियो ने 20 न्यूटन का फोर्स दिया और 20 न्यूटन से 20 मीटर पर सेकंड अचीव हो गई, लेकिन वो धीरे धीरे कम होती, यानी कि स्पीड में चेंज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है और धीरे धीरे रुक गई। उसने फोर्स बढ़ा दिया और उसको 40 न्यूटन कर दिया, तो अब वो थोड़ी आगे चल गई लेकिन फाइनली रुक गई। उसने कहा कि यार अगर मुझे, क्योंकि बीच में भी तो इसकी स्पीड कम हो रही है, तो मुझे तो इसको कंटिन्यूएशन के अंदर 20 न्यूटन फोर्स देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये हर पॉइंट पर 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर सकती है। इस बात से सब लोग एग्री है, बिल्कुल एग्री होना चाहिए, तो बिल्कुल एग्री। फिर उसने कहा कि ये 20 न्यूटन फोर्स कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूं, तो इसका मतलब मैं तो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स तो अनबैलेंस फोर्स हो गया, ये तो अनबैलेंस फोर्स हो गया, है ना, कि मैंने बाहर से इसको एक फोर्स दिया, मुझे इसको रोकने वाला तो कोई दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये तो एक अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो गया। तो इसने स्टेटमेंट क्या दिया, गैलीलियो ने, मैंने नहीं, गैलीलियो ने, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सेम मोशन में बनाए रखने के लिए हमेशा एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है, हमेशा एक एक्सटर्नल, कि कंटिन्यूएशन में इसको 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ाना है तो हमेशा एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है। ये गैलीलियो ने बोला। बोलो आप लोग इससे एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो तो अभी देख रहे हो तो इसी टाइम कमेंट बॉक्स में पहले आंसर दें, बाद में देखेंगे। अभी एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना? कर रहे हो तो लाइक बटन दबा दो, ठीक, डिसलाइक नहीं दबाना भैया, चलो, है ना? चलो कर गए। अब ध्यान से सोचो, मेरा स्टेटमेंट जो मैंने नहीं बनाया, न्यूटन को फॉलो करके जो मैं आपको समझा रहा हूं। न्यूटन ने तो कहा, अभी तो पढ़ा हमने, कि भाई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तभी चेंज हो सकती है जब अनबैलेंस फोर्स हो। तो सर ये भी तो ये हो रहा है। फिर सुनो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रेस्ट और मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, पोजीशन, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, और अगर यही ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो तो इधर 20 न्यूटन लगाऊं तो इधर भी तो 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा, या इधर अगर 10 न्यूटन लगा रहा हूं तो इधर भी तो 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा। अगर आपने दोनों तरफ फोर्स चेंज कर दिए तो इसकी वैल्यू तो तुरंत चेंज हो जानी चाहिए। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही 20 मीटर पर सेकंड में, मैंने एग्जांपल बीच में भी समझाया था, इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, इधर से ठोकूंगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और सामने से ठोकूंगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और दोनों फोर्स एक साथ लगाऊंगा तो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा। तो इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड से चलते रहने के लिए
तो बैलेंस फोर्स होना चाहिए, ये तो अनबैलेंस कह रहा है। आइला क्या हुआ, बत्ती जली, क्या जलनी चाहिए, जो इसको दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहां लग रहा है, क्या एक्सटर्नली तो लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर घुस के थोड़ी इसको रोक रहा है। फ्रिक्शन कहां लगता है, हमेशा दो सरफेस के, दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में रिलेटिव मोशन हो, एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस ये है और दूसरी सरफेस इनके बीच है, ये वी है ना, तो ये वीज जिस जिस जगह पे टच में वहां वहां पर फ्रिक्शन लगता है। और फ्रिक्शन की खासियत ये है कि हमेशा मोशन की टेंडेंसी का, फिर बोल रहा हूं, मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स में छोटे छोटे वर्ड्स के ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरी गारंटी है, मैं जब अभी आपको आगे चल करके कुछ चीजें बताऊंगा तो अच्छे से अच्छे लोग है ना, बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, छोटे तो चलो नहीं जानते होंगे, वो एक छोटी चीज ढंग से नहीं बताते, क्यों बता देंगे उनके हिसाब से, उन्होंने सब कुछ सही बताया होता है, लेकिन आपको पता चलेगा कि फिजिक्स में छोटे छोटे शब्दों के चमत्कार होते हैं, तो हर छोटा शब्द इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपने देख लिया कि अभी आपको ये चीज सही लग रही थी, अभी अब मैंने बोला कि यार 20 मीटर पर सेकंड से बनाए रखने के लिए तो बैलेंस चाहिए, अभी आप एग्री करके थे अनबैलेंस, क्यों, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। फ्रिक्शन की टेंडेंसी, फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन, एक ऐसा फोर्स जो हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का अपोज करता है। क्या बोल रहा हूं, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का अपोज करता है। मोशन के अपोज की अभी मैंने बात नहीं करी, जनरली बोल लेते हैं, बहुत हद तक ट्रू है, मोशन की टेंडेंसी सही, बट मोशन की रिलेटिव मोशन और अप्रोप्रिएट रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का अपोज करता है। ठीक है, क्लियर, अच्छा, तो देखिए यहां पर, तो अगर इसकी व्हील की, इस व्हीकल की आगे जाने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन इस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इन दोनों की, इसके रेस्पेक्ट में ऊपर वाला व्हीकल आगे जाना चाह रहा है तो यहां पर एक इधर पीछे लगेगा। अगर मैं इसको होल्ड कर लूं और नीचे वाली सरफेस को आगे पीछे करने की कोशिश करूं, इधर किसका होगा, तो ये फ्रिक्शन तुरंत पलटी मार जाएगा, क्योंकि नीचे वाली सरफेस की व्हील के रेस्पेक्ट में इधर जाने की टेंडेंसी है, तो ये फ्रिक्शन पलटी मार के इधर आ जाएगा, दैट्स द फ्रिक्शन। और ये कहां लग रहा है, टायर और इस सरफेस के बीच में, यही है एक्सटर्नल फोर्स, यही कर रहा था, इसकी जाने की इधर टेंडेंसी थी, इसकी इधर टेंडेंसी थी, तो धीरे 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 एक फोर्स कंटिन्यूएशन में, अगर ये 10 न्यूटन 20 न्यूटन तो आपने इधर लगा दिया, लेकिन एक कंटिन्यूएशन में 10 न्यूटन इधर की तरफ मैं लगाता जाऊं, तो क्या ये कुछ देर में भले ही 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, नेट फोर्स धीरे 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 कम हो जाएगा, क्योंकि आपने तो एक बार लगा के छोड़ दिया, 20 न्यूटन लगा के छोड़ दिया ना यहां पर, तो फिर हुआ क्या, ये 10 न्यूटन तो ये तो रुका नहीं, ये तो इधर चलता रहा, और फिर एक सिचुएशन ऐसी आई कि जिस टाइम ये भी 10 न्यूटन हो गया और ये भी 10 न्यूटन हो गया, उसी टाइम पे ये रुक गया, ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये ठीक वैसे है जैसे एक भरी हुई अलमीरा आपके घर में होगी, या बहुत बड़ा जो मतलब डबल बेड वगैरह होता है, आप उसको खिसकाने की कोशिश करो, नहीं खिसक रहा, क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आप उसको मूव करवाने की टेंडेंसी रख रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। आप इधर से फोर्स लगाओ तो वो आपकी तरफ फोर्स लगाएगा, आप अपोजिट डायरेक्शन में जाके फिर फोर्स लगाओ तो भी वो आपकी तरफ वापस फोर्स लगा देगा, इस वजह से वो चीजें मूव नहीं कर पाती। गॉट इट? फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिक्वायर लॉट ऑफ इमेजिनेशन, रिक्वायर्ड करेक्ट वर्डिंग्स, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दिस, और सिंपल है, इंटरेस्टिंग इज सिंपल है, अगर आप लोग ढंग से समझ करके काम करें तो, ठीक। तो यहाँ पे गैलीलियो क्या मिस कर गया था, इस फ्रिक्शन फैक्टर को, तो ध्यान से देखो, अगर आपको उसने कहा कि मैं कंटिन्यूएशन में 20 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, तो भैया ये अनबैलेंस बन गया ना, इधर देखो कंटिन्यूएशन में 20 का लगा दिया और फ्रिक्शन बेचारा सिर्फ 10 ही दे रहा है, तो इसके साथ तो एक्स्ट्रा 20 के साथ नेट फोर्स कितना आ गया, ये प्लस का 20 वो माइनस का 10, नेट फोर्स तो 10 न्यूटन किधर की तरफ एक्स्ट्रा आ गया, उधर की तरफ, तो इसकी स्पीड को चेंज कर देगा। ये तो इफेक्ट ऐसा दिख रहा होगा 10 न्यूटन और अभी इधर कोई भी नहीं लगा रहा और पहले से ये 20 से चल रहा था, तो इसका मतलब तो होगा इसने पीछे से आके ठोक दिया तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है मेरे लाल, क्या हो गया, ये फैक्टर भूल गया। तो एक ऐसा बैलेंस फोर्स चाहिए, एक ऐसा बैलेंस फोर्स चाहिए इस ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से मूव करवाने के लिए, जो इसके एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर सके। जितना फ्रिक्शन फोर्स हो उतनी ही आप वैल्यू देते जाओ, अगर फ्रिक्शन फोर्स 10 का दे रहा है ना, तो आपको भी कितना देना है, 10 न्यूटन। अब ये कंपलसरी 20 मीटर से 20 मीटर पर सेकंड से चलता जाएगा, इधर नहीं,
इधर की तरफ देना है, ऐसे जिस डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन, आपकी टेंडेंसी इधर है 10 न्यूटन और फ्रिक्शन भी अगर 10 न्यूटन का ही आ रहा है तो ये कंटिन्यूएशन में 20। तो बताओ इस सिचुएशन में जब आपने फोर्स इधर 10 न्यूटन का लगा दिया और फ्रिक्शन 10 न्यूटन ही हो सकता था, तो ये तो बैलेंस फोर्स हो गया ना, बैलेंस फोर्स हो गए। तो इसका मतलब इसकी स्पीड चेंज हुई। यही चीज न्यूटन ने ऑब्जर्व करी और इसको करेक्ट किया कि भैया जो तेरा स्टेटमेंट है वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है। आप जो बोल रहे हो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ये रॉन्ग है। एक्सटर्नल बैलेंस, एक्सटर्नल तो लग ही रहे, बैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भाई, कितनों को समझ में आया? तो अभी ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये इसके मतलब ये भी वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट थे, इसने ऐसा कुछ सोचा था। एक्सपेरिमेंट क्या था वो जल्दी से करते हैं और आज की सभा यही समाप्त करते हैं। तो देखिए साहब, इतना चीज मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी है ना। देखो अब हुआ क्या, गैलीलियो ने बोला कि ये मैंने एक कि अच्छा फ्रिक्शन फ्रिक्शन कर रहा है न्यूटन साहब, ये फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। इसको जब समझ में आया तो कोशिश करते हैं साहब कि कोशिश करते हैं, ठीक है कोशिश कर। एक इसने ग्लास ले लिया, उसके ऊपर भी ऑयल वगैरह लगा दिया कि यार बहुत कम फ्रिक्शन कर दूं, लेकिन ध्यान रखना है आइडियल फ्रिक्शन 0 होता है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहता है। आइडियली सिचुएशन मतलब आइडियल जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो फ्रिक्शन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, 0 नहीं कर पाओगे। ठीक है, और फ्रिक्शन बहुत सी जगह नेसेसरी है। हम चल रहे हैं ना तो रोड पर फ्रिक्शन है, इस वजह से हम आगे चल पा रहे हैं। फ्रिक्शन नहीं होता तो तुम पांव रखते और स्लिप होते, तो ऐसे स्लिप होते थे कि तुम कभी रुकते नहीं। वो कैसे नहीं रुकते, देखो यहां से उसने एक बॉल ड्रॉप कर दी, बॉल ड्रॉप कर दी तो इसको पता था थोड़ी देर के लिए अभी मैं कुछ 2-3 चीजें आपको बता देता हूं यहीं पे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बाद में आते हैं लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट अभी होती है। तो मैं बता देता हूं आपको, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे आती है ये आती है साहब, एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा वर्क डन की तरह से चलता है। और आगे चल के देखेंगे कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है mg और डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट h। तो थोड़ी देर के लिए जो कुछ लिखा अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप ये मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, और इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए इसको भी हटाता हूं 100 जूल मान लेता हूं। लेकिन एक रूल आपने पढ़ रखा होगा, बचपन से पता होगा कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती है, डेस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती है, सिर्फ ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू अनदर। तो इसने कहा कि लेट्स सपोज इस हाइट पर 100 जूल एनर्जी है, और ये किसके कारण है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी हाइट पर। जैसे जैसे नीचे आएगा, अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी चल रही है, 0। काइनेटिक का मतलब मोशन के कारण एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब इसकी स्टेट पोजीशन के कारण, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये रुका हुआ है। और कितनी हाइट पर है, h हाइट पर, इसलिए मैंने बोला था mgh। तो ये mgh है 100, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी जब v क्या हो जाता है, स्पीड। और इनका टोटल सम, जो टोटल एनर्जी होती है वो इन दोनों का ही सम होती है, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से देखें, अभी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने मान ली है 100, तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, 100 जूल। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि हर सिचुएशन में टोटल एनर्जी 100 जूल रहनी चाहिए। ये गैलीलियो ने सोचा और उसने यहाँ पे मार्बल को छोड़ा यहाँ आया। छोड़ने के बाद जैसे जैसे नीचे आ रहा है, छोड़ते ही ध्यान से देखो, ग्रेविटी इसको पुल कर रही है नीचे, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ती जाएगी तो जो 0 थी वो कुछ ना कुछ वैल्यू लेती जाएगी। अगर ये कुछ ना कुछ वैल्यू ले रही है काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी होगी 10 जूल, तो कंपलसरी नीचे आने पर हाइट जैसे जैसे डिक्रीज होती है mgh से, h जैसे जैसे कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और इस तरह से कम होगी कि इनका सम अभी भी 100 जूल ही है। तो आप सोचो, काइनेटिक एनर्जी जब 10 जूल हो गई, 10 जूल कब हुई, जब इसकी के अंदर स्पीड आई, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी काइनेटिक एनर्जी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, और वैसे वैसे हाइट कम होती जाएगी, तो mgh वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि 100 जूल से वैल्यू कम होती जाएंगी, इस तरह से कि इनका सम हमेशा 100 है। तो जब यहाँ पे आ गई तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ स्पीड आ चुकी है जिससे काइनेटिक एनर्जी 10 हो गई है, और इसकी हाइट यहाँ पर कुछ
कम हो गई है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 90। जब ये बिल्कुल नीचे आ जाएगी तो सोचो हाइट कितनी होगा, हाइट 0 हो गई। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला मैं mgh बोल रहा हूँ, h 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं 100 की जगह 0 कर दूं और सम अभी भी 100 चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी होनी, 100 जूल हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इसके पास 100 जूल यहाँ आ गई और बहुत ज्यादा स्पीड है तो ये ऊपर चढ़ जाएगी वापस, ये बहुत ज्यादा स्पीड है ऊपर चढ़ जाएगी। कहां तक चढ़ेगी, अब जैसे जैसे ऊपर जाएगी ग्रेविटी इसको पुल करने का काम करेगी तो इसकी स्पीड ऊपर जाने में कम होगी, इसकी स्पीड ऊपर जाने में कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ता जा रहा है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस जगह इसकी वेलोसिटी या स्पीड 0 हो जाएगी, स्पीड 0 होते ही काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 हो जाएगी और इसकी हाइट वापस h हाइट ही होनी चाहिए क्योंकि mgh को ही हम 100 बोल रहे हैं तो 100 जूल जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 ही या स्पीड 0 ही उस टाइम काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और काइनेटिक एनर्जी जब 0 तो उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 100 जूल। और ये 100 जूल तो हमने कब बोली थी, mgh पर। इसका मतलब सेम हाइट अचीव होनी चाहिए हर सिचुएशन में, कैसी भी सिचुएशन कर दे, कितना भी इंक्लाइनेशन दे दूं। इसका मतलब एक दूसरा इंक्लाइन प्लेन अगर मैं ऐसा बना दूं, अब ध्यान से सोचना, अगर मैं इस इंक्लाइनेशन को कम कर दूं, ऐसे ऐसे कम कर दूं, तो भी जब तक h हाइट अचीव नहीं हो जाती, h हाइट कहां पे अचीव हो रही है, देखो इसके कंपैरिजन में ये h हाइट है ग्राउंड से, इस जगह पे अचीव हो रही है, यहां पे आकर के ही रुकेगी। तो और इंक्लाइनेशन कम कर दूं तो इसका मतलब अभी भी ये यहां पे आके रुकेगी। और अगर अब सोचो मैं बिल्कुल इंक्लाइनेशन कम कर दूं तो सोचो कि कहां पे जाके रुकेगी, और इसको बिल्कुल फ्लैट कर दूं तो कहां जाके रुकेगी, कहीं नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जब तक इसको h हाइट अचीव नहीं हो जानी है तब तक तो इसको चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने फ्रिक्शन लिया ही नहीं काम में तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बार ऑब्जेक्ट को आपने एनर्जी दे दी जिससे वो किसी स्पीड से चल रहा है, अगर 100 जूल आपने दे दी और यहाँ नीचे आके 100 जूल है, तो ये जब तक इसको वो h हाइट अचीव ना हो जाए तब तक 20 मीटर पर सेकंड से चलता रहना चाहिए चलता रहना चाहिए चलता रहना चाहिए। कब जाके रुकेगा, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि फ्लैट वाली हॉरिजॉन्टल के अंदर तो h हाइट कभी अचीव ही नहीं होनी। जब अचीव नहीं होनी तो इसका मतलब तो हुआ कि कोई अलग से फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं। इस जगह से ये साबित होता है, प्रूफ होता है कि वी डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। कोई फोर्स लग रहा है क्या जब मैं फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहा, प्रोवाइडेड आइडियल सिचुएशन की बात बोल रहे हैं हम, ये है ना, अदरवाइज तो होता ही है तो फिर हर बार वो कुछ ना कुछ धीरे धीरे कम होगी और रुक जाएगी। मैं आइडियल सिचुएशन मान रहा हूं कि अगर बिल्कुल फ्रिक्शन हो ही ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो हमेशा इसको 100 जूल की एनर्जी की जरूरत है और इसको उतनी हाइट तक जाना है। आप सोचो अगर थोड़ा और कम कर दूं तो फिर इसको और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे कम करता जा रहा हूँ कम करता जा रहा हूँ, इसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जाकर के वो h हाइट अचीव होगी। और बिल्कुल फ्लैट कर दूं तो कब जाके अचीव होगी, कभी नहीं, तो कभी नहीं तक मूव करती रहेगी। दैट वाज द एक्सपेरिमेंट, इजंट इट इंटरेस्टिंग। यहां से पता चला कि अच्छा ये मिस्टेक थी, ऐसे हुआ। हाँ भाई बच्चा लोगों समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो बाद में, ठीक है। तो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।